हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हमने जो है जेनेटिक्स का एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जो 12th क्लास से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया है। तो कुछ चीज़ें देखी हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे, जैसे देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि एक्चुअल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को जिसकी हमें ज़रूरत होगी यहाँ। जैसे जो पेरेंट्स है, इससे ऑफ स्प्रिंग बना तो कैरेक्टर जाते हैं। इन कैरेक्टर को, जैसे कैरेक्टर हमने एक मॉर्फोलॉजिकल ब्लैक आई लिया है जो उसके ऑफ स्प्रिंग में भी गया, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है। अब ये जो फिनोटाइप है ना, ये इस फॉर्म में नहीं जाता। देखिए जैसा आपको पता है कि पेरेंट से रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती है, ठीक है, जिसमें गेमिट्स बनते हैं। गेमिट्स क्या होते हैं? सेल होती है, और मेल और फीमेल गेमिट से जाइगोट बनता है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो सारा कैरेक्टर है, इन सारे कैरेक्टर को यहाँ इसके न्यूक्लियस में, जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम में डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन है। कहाँ है ये भी छोड़ दीजिए। इस जीन में स्टोर किए जाते हैं कैरेक्टर को। ठीक है। जब हम जीन की बात करते हैं तो इसको हम टर्म देते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, ठीक है। तो एक्चुअल में ये होता है कि पेरेंट के बॉडी से ये जो गेमिट्स हैं ये सेल हैं। सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आपको पता है एक नई सेल पहले की सेल से बनती है सेल डिवीजन से। तो जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो डीएनए है ये यहाँ ट्रांसमिट होता है इन सेल में। तो एक्चुअल में जो जीनोटाइप है उसका ट्रांसमिशन होता है। फिर ये जीनोटाइप एम्ब्रियो में जाती है। ये एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के अंदर इस जीन को ओपन करते हैं और जीन की जब स्टोर इंफॉर्मेशन थी, इसको जब ओपन किया जाता है तो ये कैरेक्टर के फॉर्म में आते हैं, यानी वापस फिनोटाइप में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसे थोड़ा आप समझिए कि ये देखिए ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं जो हम कह रहे हैं फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप से जीनोटाइप यानी सेल बनती है। वो कैसे बनेगी? सेल डिवीजन से, यानी ये डीएनए यहाँ पे आया। फिर ये जो है डीएनए जो है क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है। क्रोमोजोम के अंदर जीन होती है, जीन में स्टोर इंफॉर्मेशन होती है। तो जो ब्लैक आई की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ भी है बट कोडेड फॉर्म में। ठीक है। अभी ये सब बस रहने देंगे, आप ऐसे इसको याद रखिए। तो जितना आसानी से हम कहते हैं ना कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर पहुंच गया, यहाँ ब्लैक आई थी यहाँ पहुंच गई, वो इतना डायरेक्ट नहीं होता है। बल्कि ये जो फिनोटाइप है इससे जीनोटाइप बनता है, जीनोटाइप वापस फिनोटाइप बनता है, तब हमें ये दिखता है। ठीक है। तो जो वर्ड आपको यूज किए जाते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, उसका मतलब समझ गए। जो आपको फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो है फिनोटाइप, और जो आपको जेनेटिक फॉर्म में दिखते हैं वो है जीनोटाइप। एक्चुअल में ये जो मेंडल की जेनेटिक्स है ना, ये फिनोटाइप की जेनेटिक्स है, ये फिनोटाइप पे बेस थी। एक्चुअल में जब मेंडल ने अपनी जेनेटिक्स का वो बताया था 1850 के अराउंड, तो उस समय तक हमारे पास सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप था। देखिए उस समय तक हमारे पास सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप था, और
हमें जो है डीएनए की या फिर क्रोमोसोम की और जीन की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ये सब नॉलेज लैकिंग थी। इस वजह से जो मेंडल का जो भी आप मेंडल के रूल पढ़ेंगे वो सब फिनोटाइप पे बेस होंगे। जैसे यहाँ पे होता है ना कि एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, तो ये जो कैरेक्टर है ड्वार्फनेस और टॉलनेस, ये क्या है, ये फिजिकल फॉर्म ना, जैसे ब्लैक आई है, इनके बीच ही मेंडल ने क्रॉस कराया और क्रॉस के रिजल्ट बताए। तब तक हमें जीनोटाइप नहीं पता थी, ठीक है, मेंडल को भी नहीं पता थी, किसी को नहीं पता थी। जो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स आई है 1900 से 1950 के बीच। इस बीच में एक चीज़ निकल के आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस बीच में हमारे पास ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन आ गई जीनोटाइप की। तो ये जो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है, ये बेस है किस पे, जीनोटाइप पे, ठीक है। तो अभी फिनोटाइप और जीनोटाइप का आपके चैप्टर में क्या रोल है, मैं जस्ट वो समझा रहा था। ये जो मैं आपको बोर्ड पे जिस टाइप से चीज़ें लिख रहा हूँ, इसे आप स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले, यही आपका नोट्स है। आपको बुक में जल्दी इस टाइप से चीज़ें मिलेंगी नहीं, और अगर मिलेंगी तो आप पढ़ के इससे जल्दी समझ नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा आप इसे नोट कर लें। मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा आपको और समझाऊँ। देखिए यहाँ एक चीज़ और थोड़ा यहाँ क्लियर कर दे, 1900 और 1950 के बीच क्या हुआ है कि हमें स्टेप्स में चीज़ें मिली हैं। मैं थोड़ा ये हटा के बता रहा हूँ, देखो आप, जैसे देखो यहाँ जो है ना, ये सारा खेल कुछ इस बात का है कि 1900 के टाइम पीरियड में सेल थ्योरी आई। एक सेल वाला चैप्टर है ना आपका, जो मैंने स्टार्ट किया था, इसीलिए मैं चाह रहा था पहले सेल को पढ़ाऊँ फिर इसे पढ़ाऊँ, लेकिन 12th क्लास के लिए भी मैंने कुछ स्टार्ट कर दी, और ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ सेल थ्योरी पढ़ रखी होगी। तो सेल थ्योरी और सेल डिवीज़न जो हमारे पास आया, ये निकल के इसने बड़ी सारी चीज़ खोल के रख दी। जैसे सेल डिवीज़न से ही एक्चुअल में जैसे स्पर्म बना, स्पर्म क्या है, एक सेल है। सेल कैसे बनता है, वो पहले के सेल से बनता है। तो 12 के चैप्टर में रिप्रोडक्शन में आपको मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन पता हो गया, बेहतर हुआ ना नॉलेज, ये मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन पता हो गया कि कैसे मेल फीमेल गेमेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सेल थ्योरी से हमें कुछ चीज़ें पता लगी, जैसे सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इस मटेरियल में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है। जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है और इससे बाइनरी फिशन होके 2 अमीबी और बन जाती हैं, तो अमीबा में अमीबा के ही कैरेक्टर गए तो इनहेरिटेंस हुआ ना, और इनहेरिटेंस सेल डिवीज़न के थ्रू हुआ। और हमें पता लगा कि सेल डिवीज़न में 2 चीज़ हुआ, एक तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ और न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ। तो 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 साइटोप्लाज्म बन गए। तो साइटोप्लाज्म में तो कुछ खास बात नहीं थी, न्यूक्लियस में कुछ खास बात थी। तो न्यूक्लियस के अंदर हमने पाया जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जेनेटिक्स में आप पढ़ ही क्या रहे, इनहेरिटेंस। अब देखिए 1900 के बाद जब न्यूक्लियस को और डिस्कवर किया गया तो जेनेटिक मटेरियल हमें मिला क्रोमेटिन फाइबर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस वीडियो में आप सेल वाली में देखिए। क्रोमेटिन फाइबर या फिर क्रोमोसोम, आपको बताया है कि दोनों एक ही चीज़ होता है।
क्रोमोजोम कंडेंस फॉर्म होता है, ये डिस्पर्स फॉर्म होता है। फिर हमने इसका भी पोस्टमार्टम किया कि क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है। थोड़ा मुझे और चाहिए वो स्पेस। फिर हम ये जानना चाहे कि क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आपको पता लगा कि डीएनए प्लस हिस्टोन होता है। न्यूक्लियोजोम मॉडल मैंने आपको बताया था। हिस्टोन का जेनेटिक में कोई रोल नहीं था, जेनेटिक में रोल डीएनए का था। फिर डीएनए में क्या चीज़ होते हैं, तो डीएनए में हमें पता लगा न्यूक्लियोटाइड होता है। ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा बायोमॉलिक्यूल में। और फिर इससे जेनेटिक कोड बनेंगे, ठीक है। और जेनेटिक कोड से हम जीन तक पहुंचेंगे और जीन ही कैरेक्टर को कैरी करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नॉर्मल फॉर्म में क्रोमैटिन या क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है। ये क्रोमोजोम या क्रोमैटिन डीएनए और हिस्टोन से बनना होता है। हिस्टोन का कोई रोल नहीं है, डीएनए का रोल है। ये खुद न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड ए, टी, जी, सी, और इनके 3-3 के कोड होते हैं। ये जो कोड है ये जीन को बनाते हैं और जीन कैरेक्टर को कैरी करता है। इन सब बातों की जो डिस्कवरी थी वो हुई थी 1900 से 1950 के बीच। 1950 में ही वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आया है, ठीक है। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आया जिसमें हमें डीएनए को बेहतर समझने की अंडरस्टैंडिंग मिली और हम जेनेटिक कोड को भी समझ पाए और उससे आगे की डिस्कवरीज कर पाए। तो इसीलिए मैंने बोला कि 90 से 1950 तक जो 50 साल का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो जेनेटिक्स में जो चीज़ें अप्लाइड की गई वो जीनोटाइप यानी जीन से रिलेटेड इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को समझाया गया। वो फिनोटाइप पे बेस नहीं, जीनोटाइप पे था। इसी को पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। पुरानी बुक में इन्हें क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जीन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 2 नेम से जानते थे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब आप देखिए जो मेंडल का जेनेटिक्स है, जैसे हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स पहले, ठीक है। तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है ये फिनोटाइप की जेनेटिक्स है, ये फिनोटाइप से पढ़ना है। तो इसमें जैसे आपके बुक में आप देखो कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, उसे हम पहले समझेंगे। जैसे ये पेज नंबर 70 पे ये आपको दिया गया है एक डायग्राम, इसे बहुत अच्छे से समझना है। इसमें क्या चीज़ है ये थोड़ा मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ जो है कोई एक पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स में कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर को कैरी कौन करता है? जीन, ठीक है। मेंडल इसके लिए वर्ड यूज करता था फैक्टर, ठीक है। जीन वर्ड बाद में जॉनसन ने दिया है, लेकिन मेंडल इसे फैक्टर वर्ड यूज करता था। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर एक कैरेक्टर ये मान के चलिए हर एक जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने जैसे एक प्लांट को यहाँ पे लिया है पाइसम सटाइवम, या जिसको आप ग्रीन पी बोलते हैं, मटर का प्लांट। इस पाइसम सटाइवम में जैसे
उसने कैरेक्टर चूज किया है। तो जैसे देखिए जो आपका वो मिला हुआ है, इस तरीके से कैरेक्टर लिखा हुआ है। कैरेक्टर इसमें है जैसे सीड की शेप, ठीक है। फिर इसके बाद है सीड का कलर, ठीक है। फिर इसके बाद है फ्लावर का कलर। इस तरीके से उसने जो कैरेक्टर है उसमें 7 कैरेक्टर, अप टू 7 कैरेक्टर इस तरीके से उसने चूज किया। यहाँ पे मेंडल ने एक बात ऑब्जर्वेशन में अपने निकाली कि जो प्लांट है उसमें जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये सीड का शेप है, ये जो सीड का शेप है ये 2 फॉर्म के होते हैं। जैसे एक कैरेक्टर में इसने बोला एक डोमिनेंट फॉर्म होता है, या इसको इसने ट्रेट वर्ड यूज किया, और एक रिसेसिव होता है ट्रेट। अभी बताता हूँ। जैसे सीड के अगर वो लिया जाए तो एक है राउंड सीड, ठीक है, और दूसरी जो थी वो रिंकल थी, दूसरी थी रिंकल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना कि ये जो जीन है ये एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कैरेक्टर यहाँ पे आप सीड का शेप लेते हैं तो सीड के शेप को बनाने के लिए एक जीन होगा, लेकिन मेंडल ने बोला कि ये जीन एक सिंगल नहीं होता है, ये जीन पेयर में होता है, ये जीन पेयर में होता है। और जो पेयर हैं वो दो जो है, देखो एक चीज़ ऐसे समझो आप कि जैसे एक जीन होता है, जीन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन के वेरिएंट होते हैं, जीन के वेरिएंट होते हैं। मेंडल ने बताया था कि ये वेरिएंट 2 होते हैं। जो जीन के वेरिएंट होते हैं, जैसे जो जीन के वेरिएंट होते हैं उसको हम वर्ड देते हैं एलील्स, और जब जीन के वेरिएंट होते हैं तो इसी वजह से कैरेक्टर के भी वेरिएंट होते हैं। कैरेक्टर के वेरिएंट्स को हम बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है। तो अगर जीन का वेरिएंट, जैसे यहाँ पे 2 है जीन का वेरिएंट, जैसे मान लीजिए हमने कैरेक्टर यहाँ लिया है सीड का शेप, सीड की शेप लिया है, ठीक है, कैरेक्टर में, तो इसका एक जीन होगा। इस जीन के 2 वेरिएंट हैं, तो एक वेरिएंट इसके ट्रेट में हमें जो वेरिएंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि एक राउंड है, एक रिंकल है। तो इनको कंट्रोल करने वाली जो जीन है उसमें भी एक राउंड वाली जीन होगी, एक रिंकल वाली। यहाँ पे जो राउंड है ये रिंकल के लिए है, यहाँ पे जो राउंड है इसको डोमिनेंट बोलते हैं, अभी मैं बताता हूँ क्यों, और जो रिंकल है इसको रिसेसिव बोलते हैं। जैसे इस बात को आप समझिए, देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है सीड का शेप, ऐसे इसने 7 कैरेक्टर लिए, ठीक है। एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर 7 ही नहीं है, मेंडल ने 7 सेलेक्ट किए, ठीक है। तो जैसे इसने एक कैरेक्टर सीड का शेप इसमें से हमने लिया, ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में
थोड़े से इसके वेरिएंट होते हैं। मेंडल ने बताया था 2 वेरिएंट होते हैं, तो 2 वेरिएंट इसने बताया कि एक राउंड शेप है, एक रिंकल शेप है। अभी आपको मैंने बताया था कि एक जीन एक कैरेक्टर को फॉलो करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे तो 2 अलग टाइप के कैरेक्टर हैं। ट्रेट जो है ना थोड़ा सा वेरिएंट है। जैसे थोड़ा सा वेरिएंट का मतलब जैसे आईज होती है, आँख होती है, तो किसी की ब्लू आईज हो सकती है, किसी की ब्लैक हो सकती है। जब ये ब्लू और ब्लैक आईज है तब भी दोनों आईज ही हैं। दोनों आईज का काम क्या होता है? देखना। ठीक है, कि ऐसा थोड़े ब्लू आई से वो बेहतर देखेगा या ब्लैक आई से इन्फीरियर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आईज जो है वो जो आई का रोल है वो पूरा करती हैं। जैसे दोनों जो है सीड ही हैं। अब उनके टेक्सचर में जो उनका शेप है उसमें जो है एक राउंड है, एक रिंकल है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा वेरिएंट है। जैसे आप दाल बनाते हैं घर में, तो एक दाल फ्राई होती है, एक प्लेन दाल होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आईज, एक आईज ब्लू आईज है, एक ब्लैक है। किसी की नाक चपटी है, किसी की नाक लंबी है, किसी की नाक छोटी है, तो इनको हम बोलते हैं ट्रेट्स। कैरेक्टर के जो वेरिएंट फॉर्म है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रेट्स। ये फिनोटाइप है। एक बात आपको ध्यान रखना, कैरेक्टर, ट्रेट, ये फिनोटाइप है। लेकिन फिनोटाइप मैंने आपको बताया था कहाँ से आता है? जीनोटाइप से। ये जीन से आता है, तो जीन में भी वेरिएंट होने चाहिए। जीन के वेरिएंट को हम बोलेंगे एलील। तो एलील जो है जीन पेयर में होते हैं, तो एलील भी पेयर में होते हैं। इस तरीके से ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ एक और चीज़ बताऊंगा, घबराना नहीं है। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसा मैंने पहले बताया था, क्रोमोसोम पेयर में होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे 2n बोलते हैं। इसकी वजह से डीएनए भी पेयर में होता है, और इसकी वजह से जीन भी पेयर में होता है, और इसकी वजह से एलील्स भी पेयर में होते हैं। ऐसे आप समझो। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखो अभी कि क्रोमोसोम पेयर होते हैं, इस वजह से डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पेयर होता है, उसके अंदर जो जीन है वो भी पेयर होती हैं, एलील्स।